सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं हनुमानगढ़ टाउन कहने वाला हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप में से कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 विषय हिंदी और जो कोर्स बी है, आपके कोर्स बी का पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं विद्यार्थियों। और कोर्स बी के अंदर सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, कोर्स बी के अंदर सबसे पहले तो जो है वो आपके सामने जो है वो जो बुक है वो नकदी आपके सामने। सबसे पहले जो बुक है वो है सपस। ये जो बुक है, उसके अलावा जो है वो आपकी जो बुक नकदी है, एक बुक नकदी है आपकी संचन। दूसरी कौन सी बुक नकदी है विद्यार्थी? वो नकदी है आपके सामने संचन। और तीसरा जो पोर्शन है वो किसका है विद्यार्थियों? व्याकरण का बोल दीजिए। व्याकरण के साथ साथ जो है वो इसे लेखन बोल दीजिए। और एक जो पाग आता है वो आता है आपके सामने लेखन का। देखिए, इस प्रकार से आपकी जो किताब है कोर्स बी के अंदर, वो दो किताबें तो ये हैं आपके सामने, सपस और संचन। एक भाग व्याकरण का आता है इसके अंदर और एक भाग आपके सामने लेखन का आता है, मतलब लिखना। और सपस जो किताब है आपके, उसके भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं काव्य खंड और एक आप कर सकते हैं गद्य खंड। और ये जो किताब है संचन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो छोटी सी किताब है आपके सामने। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है? गद्य दिए गए हैं। गद्य का मतलब क्या गए हैं? 3 पार्ट दिए गए हैं। ये आपका जो है कोर्स बी का सिलेबस है। सबसे पहले आपका जो है सपस। सपस के अंदर भी जो है वो काव्य खंड है और काव्य खंड है के साथ साथ क्या है आपके सामने? गद्य खंड है। क्या है? काव्य खंड है और काव्य खंड के साथ क्या है? गद्य खंड। अब देखिए, व्याकरण के अंदर जहां तक बात करें, व्याकरण में शब्द और पद, शब्दों का निर्माण कैसे होता है व्याकरण के अंदर, कौन कौन से पद होते हैं, शब्द और पद, रचना के आधार पर वाक्य उपांतन। रचना के आधार पर वाक्य उपांतन। रचना के आधार पर वाक्य उपांतन कैसे किया जाता है, कैसे वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। वाक्य के भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य है, सरण वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य और सरण वाक्य है। इस प्रकार से जो है वो सरण वाक्य, धान वाक्य बोल दीजिए, मिश्र संयुक्त वाक्य बोल दीजिए, मिश्र वाक्य बोल दीजिए। इनका किस प्रकार से आप वांतन करेंगे, ये है। उसके साथ साथ जो है वो समास। समास जो है वो 6 भेद होते हैं समाज के। उन 6 भेद में से प्रश्न आता है कि समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज के बाद में अव्ययभाव समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज। कई किताबों में 4 भेद भी दिए गए हैं। बहुव्रीहि समाज, कर्मधारय समाज। इस प्रकार से जो है वो समाज के बारे में है। और इसके बाद में आपके है अशुद्धि शोधन, कुछ अशुद्धि वाक्य उसके बारे में है। और फिर है आपके मुहावे। और देखिए, जो मुहावे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों में जो आए हुए हैं वही मुहावे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो सपस। सपस के अंदर जो काव्य खंड की बात करें तो सबसे पहला जो पाठ है वो है आपके सामने साखी। और साखी जो है वो लिखने वाले कवि कौन है? कबीरदास जी को। काव्य खंड के अंदर आपको ये पता है विद्यार्थियों कि काव्य खंड में क्या होते हैं भाई? कवि होते हैं। कवि और कवियों की क्या होती है आपके सामने? रचनाएं बोल सकते हैं, कविताएं बोल सकते हैं अपने। तो काव्य खंड का देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? साखी। और साखी को लिखने वाले कवि कौन है? साखी को लिखने वाले कवि कौन है विद्यार्थियों? वो है आपके सामने कबीरदास जी। कौन है विद्यार्थियों? कबीरदास जी। उसके बाद में पद हैं कुछ। मीराबाई जो भक्तिकांत की कवित्री थी, उस मीराबाई के जो पद हैं, उस पद से संबंधित कितने पद हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में रीतिकांत के कवि जो है बिहारी, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। और बिहारी के दोहे, बिहारी ने श्रृंगार रस, भक्ति रस और नीति रस कई संबंधित दोहे लिखे हैं। उन दोहों से संबंधित जो है वो कुछ दोहे आपके सिलेबस दिए गए हैं। उसके बाद है मैथिली संघ गुप्त। और मैथिली संघ गुप्त की कविता है मुनिसुत्ता। आधुनिक कवि चालू हो गए। मैथिली संघ गुप्त है। उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत की कविता कौन सी है? पर्वत प्रदेश में प्रवास। कौन सी है विद्यार्थियों? पर्वत प्रदेश में प्रवास। कौन सी है? पर्वत प्रदेश में प्रवास।
उसके बाद देखा जाए तो सपस के अंदर आपके सामने जो तोप कविता है वीएन डंगवान की। उसके बाद में क चने हम फिरा, क चने हम फिरा, ये जो कविता है वो कवि कैफी आजम की है। किसकी है भाई? कैफी आजम की। उसके बाद जो आपकी कविता लगी हुई है सिलेबस में विद्यार्थी, वो लगी हुई है आत्मदान, और इसको लिखना है कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इस प्रकार से आप देखिए कि आपके सामने जो है वो सपस जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड के अंदर कितने कवि दिए गए? 8 कवि है, और 8 ही क्या है भाई? उनकी रचनाएं हैं, जिनका आपने क्या करना है? विस्तृत अध्ययन करना है। कवि की कविताएं और 8 कवि। सबसे पहले तो आपको इन 8 कवियों के नाम याद होने चाहिए, उनकी कविताओं के नाम याद होने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कई बार आता है, सीधा प्रश्न आता है इस नंबर के अंदर कि उस कवि की कौन सी रचना है, या रचना देके कवि का नाम पूछ रहे, तो आपको दोनों चीजें अवश्य याद होनी चाहिए विद्यार्थियों। उसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, सपस किताब के बाद में क्या दिया गया है? गद्य खंड दिया गया है। क्या दिया गया है? गद्य खंड दिया गया है। उसमें आपके सामने जो है वो देखा जाए तो आपके सामने जो है वो लेखक, लेखक कह सकते हैं, और लेखक कह दीजिए, और यहाँ भी क्या कह दीजिए? रचनाएं जो हैं, लेखक आपके सामने कितने हैं? 7 है, लेकिन रचनाएं कितनी है? 8 है। रचनाएं कितनी है? 8 है विद्यार्थियों। किसके अंदर? आपके सामने गद्य खंड के अंदर। किसके अंदर विद्यार्थियों? गद्य खंड के अंदर। तो सबसे पहली जो रचना है वो आपके सामने गद्य खंड के अंदर, जो बहुत ही अच्छे जो साहित्यकार हैं हिंदी के, कौन है विद्यार्थियों? प्रेमचंद। और प्रेमचंद की रचना कौन सी है? बड़े भाई साहब। कौन सी विद्यार्थियों? बड़े भाई साहब। सबसे पहला जो आपके सामने लेखक है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्रेमचंद ने जो है वो अपने जीवन के अंदर जीवन को साहित्य से संबंधित किया है, क्योंकि कहा जाता है साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। तो साहित्य में समाज में जो जो समस्याएं उत्पन्न दिखाई दे रही थी, समाज में जो समस्याएं थी, उसको बताने का प्रयास किया है। तो इससे संबंधित ये जो आपकी पहली रचना वो कौन सी है? बड़े भाई साहब है। और वो कितनी लिखी है विद्यार्थियों? प्रेमचंद ने लिखी है। प्रेमचंद की बहुत ही अच्छी कहानी है ये बड़े भाई साहब। उसके बाद में आपके सामने जो है वो दूसरी जो रचना है वो है डायरी का एक पन्ना। और डायरी का पन्ना भी कौन सा है? 26 जनवरी 1931। डायरी का एक पन्ना भी कौन सा है? 26 जनवरी 1931 का है। और जो लिखने वाला लेखक कौन है? लिखने वाला लेखक आपके सामने है सीताराम सेकैया। कौन सा है भाई विद्यार्थियों? कौन है? सीताराम सेकैया। तीसरा जो है वो आपके सामने कथा दी रखी है, और राइटर कौन है? नीनाधर मंडोई की। और नीनाधर मंडोई की जो रचना है वो क्या दे रखी है? तत्रा वामियो कथा। ये आपके सामने रचना दे रखी है, तत्रा वामियो कथा। ये नीनाधर मंडोई की रचना है, तंत्रा वामियो कथा। उसके बाद जो लेखक आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो दिए गए हैं निंदा फाजनी। कौन से दिए गए हैं? निंदना फाजनी। और उनकी जो रचना है वो कहाँ है? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये उनकी रचना का नाम है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जो अगले जो लेखक है, अगले जो राइटर आपके सामने है वो है रविंद्र केनेकर। रविंद्र केनेकर की है पतझड़ में टूटी पंक्तियां, टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना और झेन की देनी की दो रचनाएं हैं। गिन्नी का सोना और झेन की देन। उसके बाद आपके सामने जो रचना है वो है कारतूस। और लिखने वाले कौन है? लेखक कौन है? हरबीन तनवी की। हरबीन तनवी की। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, जो गद्य खंड है उसके अंदर भी देखिए कितने हैं? गद्य खंड के अंदर भी लेखक देखा जाए तो 7 है, लेकिन रचनाएं क्या है? 8 है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन से लेखक है, कौन सी रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप बात करें संचन की, और संचन के अंदर अगर बात करें तो संचन में 3 ही रचनाएं हैं संचन के अंदर। और वो 3 रचनाएं कौन कौन सी है विद्यार्थियों? आपके सामने वो बात की जाए संचन की, तो संचन में आपके सामने 3 ही रचनाएं दी गई है, और उन 3 रचनाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली जो रचना है वो है हरिहर काका। लिखने वाले कौन थे? मिठेश्वर। सबसे पहली जो रचना है वो कौन है? हरिहर काका। लिखने वाले कौन थे विद्यार्थियों? मिठनेश्वर। दूसरी जो रचना है वो है सपनों के से दिन, और लिखने वाले कौन है? गुरदयान सिंह है। सपनों के से दिन, और लिखने वाले कौन है? गुरदयान सिंह है। अंतिम जो संचन की रचना है वो आपके सामने कौन सी है विद्यार्थियों? टोपी सुकना।
राही मासूम रजा, राही मासूम रजा हिंदी के बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी जो रचना लगी हुई है वो लगी हुई है टोपी सुकना। उसके बाद अगर बात करें विद्यार्थी आपकी अंतिम जो है लेखन की, लेखन के अंदर आपके सामने अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, और पत्र लेखन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको पढ़ने औपचारिक पत्र। कौन से पढ़ने विद्यार्थी? औपचारिक पत्र। लेखन की अगर बात की जाए आपके सामने, तो लेखन है पहले तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने? अनुच्छेद लेखन। अगर लेखन की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके सामने? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के अंदर कुछ संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे, लेकिन संकेत बिंदु के आधार पर आपने अनुच्छेद को लिखना है, वो संकेत बिंदु नहीं लिखने। अनुच्छेद और निबंध विद्यार्थियों अंतर होता है। निबंध के अंदर जब हम लिखते हैं तो संकेत बिंदु का विवरण देते हैं, अनुच्छेद के अंदर सीधा एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। वो संकेत बिंदु हिंट के रूप में दिए जाते हैं, संकेत करते हैं। तो संकेत बिंदु के आधार पे क्या लिखना है? किसी एक टॉपिक पे क्या लिखना है आपने? अनुच्छेद लिखना है। वो कौन सा है विद्यार्थी? अनुच्छेद लेखन। उसके बाद में अगर बात की जाए तो वो क्या दूसरा कौन सा है? वो है आपके सामने पत्र लेखन। और पत्र लेखन दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों तो होते हैं, दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आपको यहाँ पे कौन सा पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है विद्यार्थियों? सिर्फ और सिर्फ आपको औपचारिक पत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र पढ़ना है पत्र लेखन के अंदर। तो ये क्या है? औपचारिक पत्र। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक आपके सामने टॉपिक दिया गया है, वो दिया गया है सूचना लेखन। सूचना का आदान प्रदान, वो दिया गया है सूचना लेखन के बारे में। सूचना लेखन के बाद अगर बात की जाए तो आपके वो क्या है? विज्ञापन लेखन। किस प्रकार से विज्ञापन को लिखना है वो दिया गया है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो अंतिम जो बिंदु है वो क्या है? लघु कथा लेखन। कौन सा है विद्यार्थियों? लघु कथा लेखन। और लघु कथा लेखन के अंदर विद्यार्थियों वो आपके सामने कुछ समरी के रूप में कहानी देगा, उसको कम शब्दों के अंदर लिखना है, उसका शीर्षक बताना है कि वास्तव में कौन सा शीर्षक है। तो आप देखिए इस प्रकार से लेखन के अंदर 5 आपके टॉपिक लगे गए हैं। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, और पत्र लेखन के अंदर क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ औपचारिक पत्र को पढ़ना है विद्यार्थियों। उसके बाद है सूचना लेखन, उसके बाद है विज्ञापन लेखन, अंतिम है लघु कथा लेखन। अंतिम कौन सा है विद्यार्थियों? लघु कथा लेखन। और व्याकरण के अंदर अगर बात की जाए तो पदबंध और अलंकार भी है विद्यार्थियों। अगर बात की जाए व्याकरण के अंदर तो व्याकरण के अंदर क्या चीज है? व्याकरण के अंदर आपके सामने पदबंध। एक तो टॉपिक आपके सामने क्या है? पदबंध। और दूसरा कौन सा है आपके सामने? अलंकार। कौन सा है विद्यार्थियों? अलंकार। ये टॉपिक भी जो है वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है कोर्स बी के अंदर स्पष्ट संचयन और व्याकरण, और व्याकरण के साथ लेखन, और व्याकरण के अंदर कुछ टॉपिक और भी लगे गए हैं। मैंने पहले बताया था आपको, शब्द और पद, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, अशुद्धि शोधन, मुहावे। मुहावे सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों के आधार पर आएंगे विद्यार्थियों। विद्यार्थियों कुछ सिलेबस कट किया गया है कोविड के चक्कर में, तो आप ध्यान रखिए। और इस प्रकार से जो है वो स्पष्ट संचयन और व्याकरण के साथ लेखन, इन सब चीजों से मिलकर आपका क्या बनेगा? ये सारी चीजें निर्माण किसका करेगी? कोर्स बी। और कोर्स बी के अंदर क्या चीज आपके सामने? हिंदी का 80 नंबर का पेपर जो है वो इन्हीं सब चीजों से बनेगा विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको जो है वो इस प्रकार से जो है वो ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। सपस के अंदर कितने काव्य खंड है, कितने गद्य खंड है, संचयन में कौन सी रचनाएं हैं, व्याकरण में कौन सी है, लेखन में कौन सी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने शुरू करूंगा, वो आपके सामने है अलंकार। व्याकरण के अंदर एक टॉपिक है आपके सामने अलंकार। कि वास्तव में देखा जाए तो अलंकार क्या होता है, अलंकार की क्या परिभाषा होती है, ये आपको बताने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। देखिए अलंकार जो शब्द है वो अनम प्लस कार से मिलकर बना है।
अगर बात की जाए अलंकार की, पंक्तियां आएगी पेपर के अंदर और पंक्तियों को देकर आपने क्या करना है, उन पंक्तियों में से अलंकार को पहचानना है। तो अलंकार की अगर बात की जाए तो अलंकार शब्द का निर्माण किससे होता है, अनम पनस का से होता है। अनम का होता है विद्यार्थियों शोभा, और का मतलब होता है प्रदान करना। काव्य में, काव्य और काव्य का मतलब यहाँ पे किससे होगा विद्यार्थियों, कविता ही होगा। काव्य में शोभा प्रदान करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, अलंकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अलंकार शब्द की अगर विपत्ति की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, अनम पनस का के अंदर। अलंकार शब्द की अगर विपत्ति की जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो अनम, अनम का मतलब का शोभा, और का मतलब प्रदान करने वाला। इसका तात्पर्य क्या है, काव्य, काव्य का मतलब कविता में शोभा प्रदान करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य कविता में शोभा प्रदान करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। एक कवि कविता लिख देगा, उस कविता को बाकी लोग क्यों पढ़ेंगे, उससे संबंधित अगर बातें अगर होगी कविता को सजाने के लिए, तो वो क्या है विद्यार्थियों, अलंकार कहलाता है। अलंकार कई भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उसके बाद शब्दालंकार, अर्थ के अंदर अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको सिलेबस थोड़ा समझ गया होगा, कोर्स भी हिंदी के अंदर। अभी थोड़ा सा मैंने अलंकार की परिभाषा बता दी है। कल अपने प्रेमचंद की जो कहानी है, वो सबसे महत्वपूर्ण कहानी कौन सी है आपके सामने, जो गद्य का पहना है, आप कह सकते हैं सपस किताब के अंदर गद्य भाग के अंदर जो पहली जो नेशन है वो है प्रेमचंद की या बड़े भाई साहब कहानी, उसके बारे में बताऊंगा विद्यार्थियों। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक ये मैटर पहुंचे और प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो हिंदी के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो पाए विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।